अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वेब डेवलपमेंट के इस क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वेब डेवलपमेंट के क्रैश कोर्स में हम एसक्यूएल लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे कि एसक्यूएल जो कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज जिसको कहा जाता है, उसको प्रैक्टिकली करके हम देखेंगे। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, एक टेक टॉक जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि माई एसक्यूएल और एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है और दोनों ये क्या चीज़ें हैं। उसके बाद मैंने माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करने के बारे में और उसके डिफरेंट टूल्स के बारे में मैंने बताया था अपने दूसरे क्रैश कोर्स में, जिसमें हमने पीएचपी में एडमिन, उसके बाद एक और सॉफ्टवेयर है जो कि सीक्वल प्रो है, उसके बारे में हमने सीखा और हमने देखा कैसे हम डाटाबेस से कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कंप्लीट एसक्यूएल की कमांड्स जो कि डाटा डेफिनेशंस और डाटा मैनिपुलेशंस पर डिपेंडेंट है, उनके बारे में सीखेंगे प्रैक्टिकली, उनको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे यूजिंग पीएचपी माई एडमिन को। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे डाटा डेफिनेशन की। तो डाटा डेफिनेशन जो है उसमें हम डाटाबेस को क्रिएट करना, टेबल्स को क्रिएट करना, डाटाबेस को ड्रॉप करना और टेबल्स को ड्रॉप करना हम सीखेंगे। तो दोस्तों, डाटाबेसेस जो है या डाटाबेस जो है वो कोर पार्ट है एसक्यूएल का या माई एसक्यूएल का। तो इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर पीएचपी माई एडमिन जो कि मैंने लोकल होस्ट यूजिंग मैप सॉफ्टवेयर उसको लोड किया हुआ है और मैंने अपने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में जो कि है पीएचपी में एडमिन और सीक्वल प्रो और माई एसक्यूएल के बारे में, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि इसके लिए आपको कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, 1 क्लिक इंस्टॉलेशन, जिसमें जैप वैप और मैप के बारे में मैं बता चुका हूं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एसक्यूएल की। तो यहाँ पर पीएचपी माई एडमिन में हमारे पास जहाँ पर सारी हमारी डाटाबेसेस नज़र आ रही हैं, लेकिन चूंकि हम एसक्यूएल को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ एसक्यूएल की टैब पर और इसके अंदर मैं एसक्यूएल की कमांड्स को लिखूंगा। तो क्रिएट जो कमांड है, जो क्रिएट जैसे ही हम लिखेंगे क्रिएट, तो आपको एक ड्रॉप डाउन शो हो जाएगा पीएचपी माई एडमिन में से और जिसमें से आप क्रिएट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्रिएट को सिलेक्ट करने के बाद हम उसके बाद स्पेस एक दे के या तो डाटाबेस क्रिएट करेंगे या टेबल। लेकिन द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि टेबल्स जो है वो हमेशा हम किसी ना किसी डाटाबेस में ही क्रिएट करते हैं, इसलिए डाटाबेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और ऊपर अगर आप यहाँ पर देखें तो मुझे वो बता रहा है कि मेरा जो सर्वर 127.0.0.1:3306 जो कि पोर्ट है उस पर कनेक्टेड है और कोई डाटाबेस भी इस वक्त सिलेक्टेड नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों, मुझे डाटाबेस एक नई क्रिएट करनी होगी ताकि आपको भी पता चले कि डाटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो लिखेंगे क्रिएट डाटाबेस और फिर उसके बाद आप जो भी डाटाबेस का नाम देना चाहेंगे वो आप दे सकते हैं और उसका डिफ़ॉल्ट इंजन भी ऑटोमेटिकली उसमें सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, मैं सपोज इसका नाम डीबी टेस्ट रख देता हूँ और उसके बाद मैं प्रेस कर देता हूँ सेमी कॉलन। सेमी कॉलन एंड करने के लिए यूज़ होता है किसी भी स्टेटमेंट को, या आप मल्टीपल अगर स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हैं एक ही लाइन में तो आप हर स्टेटमेंट को, कंप्लीट एक स्टेटमेंट को सेमी कॉलन से सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी क्रिएट डाटाबेस डीबी टेस्ट और उसके बाद मैं प्रेस कर दूंगा गो वाला बटन, तो ये जो एसक्यूएल क्यूरी है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं गो पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माई एसक्यूएल रिटर्न एन एम्प्टी रिजल्ट सेट दैट इज टू से 0 रोज, क्यूरी टुक दिस टाइम, मतलब इतने सेकंड्स इसको लगे एग्जीक्यूट होने में और हमारा क्रिएट डाटाबेस डीबी टेस्ट जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ फिल्टर में डीबी टेस्ट लिखूँ तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि डीबी टेस्ट जो है वो डाटाबेस हमारे पास अब आ चुकी है। तो दोस्तों, इसको यूज़ करने का तरीका ये है, वो भी हम एसक्यूएल में ही रखते हैं कि यूज़, और यहाँ पर हम स्पेस के बाद उसका नाम लिख देते हैं, डीबी टेस्ट लिख दूंगा और सेमी कॉलन लगा दूंगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास पीएचपी माई एडमिन है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो कि दूसरे सॉफ्टवेयर जैसे कि सीक्वल प्रो या माई एसक्यूएल वर्कबेंच है उनमें ये प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैं अगर गो पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि क्यूरी तो हमारी सक्सेसफुली रन हो गई है। इसका मतलब है कि हमारी क्यूरी में, हमारे कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूज़ जो डीबी टेस्ट है वो उसको यूज़ नहीं करेगा। इसके लिए हमें यहाँ पर या तो फिल्टर करना पड़ेगा डीबी टेस्ट को और उसके बाद उस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर टॉप पे आप देखेंगे कि सर्वर के बाद अब यहाँ पे लिखा हुआ आ गया डाटाबेस डीबी टेस्ट।
मतलब अब हमारे पास डीबी टेस्ट जो डेटाबेस है वो सिलेक्टेड है, और यहाँ जो स्ट्रक्चर है उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस, और यहाँ पर आप कह रहा है कि जीयूआई को यूज़ करते हुए आप टेबल क्रिएट करो, लेकिन हम जो है इन टेबल्स को क्रिएट नहीं करेंगे जीयूआई को यूज़ करते हुए, बल्कि हम इसके लिए एसक्यूएल यूज़ करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इसको क्रिएट करें, हमें पता होना चाहिए कि जो हम टेबल्स क्रिएट करते हैं उनमें हम कॉलम्स बनाते हैं और फिर उन कॉलम्स के अंदर रोज़ एंटर करते हैं डाटा की सूरत में। तो जो हम कॉलम क्रिएट करते हैं उनकी डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं। इस वक्त हमारे पास 3 या 4 मोस्ट पॉपुलर डाटा टाइप्स हैं जिनको मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है और जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। उनकी कुछ सब टाइप्स भी होती हैं, जैसे हमारे पास पहली डाटा टाइप है इंटीजर। तो इस इंटीजर के आगे फर्दर सब टाइप्स हैं, टाइनी इंटीजर है, स्मॉल इंटीजर है, मीडियम इंटीजर है और इंटीजर है, और इसके बाद बिग इंटीजर है। तो बेसिकली इनमें डिफरेंस जो होता है वो होता है इनका मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज। अगर मैं यहाँ पर टाइनी इंट की बात करूँ तो उसमें आप -128 तक वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे ये -129 लिखेंगे वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये है मिनिमम। मैक्सिमम में आप 127 तक जा सकते हैं, उससे ऊपर जैसी वैल्यू आप लिखेंगे वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से स्मॉल इंट, मीडियम इंट और बिग इंट की डिफरेंट मिन और मैक्स वैल्यूज़ होती हैं। सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है वो बिग इंट की होती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो डेटाबेसेस में यूज़ होता है वो इंट को हम यूज़ करते हैं, और टाइनी इंट या स्मॉल इंट जो होता है वो मोस्टली बूलियन वैल्यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा अगर आप किसी भी इंटीजर डाटा टाइप के साथ अनसाइंड लिख देते हैं, अनसाइंड UNSIGNED, तो इससे द अलाउेबल रेंज फ्रॉम 0 to ट्वाइस द मैक्सिमम हो जाती है। मतलब वो अनसाइंड का मतलब ये होता है कि अब आप उसमें माइनस की वैल्यू एंटर नहीं कर सकते, और वो माइनस वाली जितनी भी इसकी वैल्यू है, जैसे -127 है टाइनी इंट की, तो अनसाइंड का मतलब है कि माइनस वैल्यू इसमें हमने ऐड नहीं करनी, बल्कि भाई ऐसा करो 128 को डबल कर दो, अब हम उसमें हम वैल्यू डबल हो जाएगी और वो 256 हो जाएगा। तो इस तरह हम अनसाइंड उसके साथ लिख कर उसकी वैल्यू को डबल कर सकते हैं। दूसरी हमारे पास डाटा टाइप है फ्लोटिंग पॉइंट। ये भी नंबर्स की फॉर्मेट में होती है, लेकिन इसमें पॉइंट आता है और पॉइंट के बाद वैल्यूज होती हैं। जैसे करेंसी में आप मोस्ट ऑफनली या परसेंटेजेस में आप यूज़ करते हैं, तो इसको आप फ्लोटिंग पॉइंट्स कहते हैं, जिसके बाद जिसमें एक वैल्यू लेफ्ट पे होती है, फिर डॉट के बाद आप 2 करैक्टर, 3 या 4 करैक्टर्स यूज़ करते हैं। इसमें भी हमारे पास फ्लोट, डबल और डेसिमल की 3 टाइप्स मौजूद हैं। इनका भी यही डिफरेंस है कि इनमें वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास डाटा टाइप है वो डेट एंड टाइम की है। तो दोस्तों इसमें हम डेट और टाइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिफरेंट इसके आगे सब टाइप्स हैं उसमें सेव कर सकते हैं। जैसे एक डाटा टाइप है डेट, तो डेट के अंदर हम ईयर, मंथ और डे को ही सिर्फ सेव कर सकते हैं, मतलब इसमें टाइम हम ऐड नहीं कर सकते। फिर हमारे पास आता है डेट और टाइम, मतलब डेट टाइम इकट्ठा हुआ लिखा हुआ आता है, उसमें हम ईयर, मंथ और डे के फॉर्मेट में, फिर उसके बाद आवर, मिनट और सेकंड के फॉर्मेट में टाइम को एंटर कर सकते हैं। और ये 24 आवर्स क्लॉक होती है, मतलब आप अगर 12 लिखते हैं तो 12 के बाद फिर आप 1 नहीं लिखेंगे, बल्कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 इस तरह करके उसके टाइम को लिखेंगे 24 आवर्स के फॉर्मेट में। 12 आवर के फॉर्मेट में आप नहीं लिखेंगे। उसके बाद है हमारे पास टाइम स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प में हम जो है वो आप समझ लें कि टाइम स्टैम्प हमारे पास बेसिकली वही फॉर्मेट है जो कि डेट और टाइम का है। तो ये यूनिक्स टाइम स्टैम्प को खुद ब खुद ही आपके जो यूनिक्स टाइम स्टैम्प है उसको यूज़ करती है, और इसकी रेंज फ्रॉम 1970 टू अप टू करंट 2038 तक आई थिंक वैलिड है, जो अभी तक लेटेस्ट वर्जन है। तो इसके बाद हमारे पास है टाइम, और टाइम में हम सिंपली जैसे कि नाम से ज़ाहिर है डेट में सिर्फ डेट और टाइम में हम सिर्फ टाइम ही एंटर कर सकते हैं। मतलब सम टाइम आप ऐसी डाटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें डेट अलग से और टाइम अलग से आप सेव करना चाह रहे हैं कॉलम्स में, तो इसके लिए आप डेट और टाइम को अलग अलग कॉलम में यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास है ईयर्स का, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ आप इसमें ईयर्स को सेव कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास कुछ डाटा टाइप्स जो कि डेट और टाइम के साथ यूज़ होती हैं। इसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग करैक्टर्स आते हैं। स्ट्रिंग्स में मतलब नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह जो आप लिखते हैं उसकी भी डिफरेंट हमारे पास सब टाइप्स हैं। जैसे पहली है चार, CHAR, और करैक्टर भी इसको कहा जाता है। तो ये एक फिक्स लेंथ स्ट्रिंग बिटवीन 1 and 255 करैक्टर्स राइट पैडेड विद स्पेसेस। मतलब आप जो है राइट साइड पे जितनी मर्जी स्पेसेस दे लें, लेकिन आप 1 से लेकर 255 करैक्टर्स तक इसमें वैल्यूज़ लिख सकते हैं, कोई भी नंबर वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब जो एम्प्टी होगा उसको वो काउंट करेगा, तो आप 1 लिखो तो वो 254 भी उसके अंदर स्पेस आ जाएगी। तो इसकी एक एनहेंस्ड शेप है, वो है वार चार। वार चार से स्टैंड्स फॉर वेरिएबल करैक्टर।
इसमें जो वेरी करती है लेंथ और उस हिसाब से वो उसका डाटा जो है मतलब बाइट्स जो है एलोकेट करता है मेमोरी में या उसके डाटाबेस में। फिर उसके बाद आता है हमारे पास टाइनी टेक्स्ट और टाइनी ब्लॉब, ये भी 255 करैक्टर्स तक होता है। फिर हमारे पास आता है टेक्स्ट और या ब्लॉब। टेक्स्ट में हम नॉर्मली लॉन्गर टेक्स्ट सेव करते हैं और ब्लॉब में हम इमेजेस को बेस एनकोडेड फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं ब्लॉब को यूज़ करते हुए, और ये 65,535 करैक्टर्स को सपोर्ट करता है। इसके बाद अब आता है हमारे पास मीडियम टेक्स्ट और मीडियम ब्लॉब। तो मीडियम ब्लॉब जो होता है वो 1600 मतलब उसमें अगर हम देखें तो 16,77,000 और इसमें काफ़ी सारे मतलब 1 करोड़ से 16 करोड़ से भी ऊपर करैक्टर्स हम जो है वो लिख सकते हैं। तकरीबन 16 करोड़ 7,77,000 और 215 करैक्टर्स जो हैं वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है लॉन्ग टेक्स्ट और लॉन्ग ब्लॉब। तो ये इससे भी डबल जो है वो स्पेस हम इसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब 42-45 करोड़ से भी ऊपर हम डाटा इसमें या इसमें सेव कर सकते हैं। फिर हमारे पास डाटा टाइप आती है इसमें इनम। इनम बेसिकली लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के मतलब फिक्स्ड वैल्यूज एंटर कर सकते हैं और यूज़र उन ही वैल्यू के अलावा कोई दूसरी वैल्यूज उसमें एंटर नहीं कर सकता और ना ही वो सेव कर सकता है। जैसे ही प्री डिफाइंड वैल्यूज़ के अलावा कोई वैल्यूज़ में वो एंटर करने की कोशिश करेगा तो वो उस पर आपको एरर दे देगा। तो ये थी हमारे पास डाटा टाइप्स जो कि इसमें MySQL में यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब हम डाटा मैनिपुलेशन करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स भी यूज़ होते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली जिसमें हमारे पास ऑपरेटर इक्वल साइन है। इक्वल साइन बेसिकली इसमें सिंगल इक्वल SQL में यूज़ करते हैं, जबकि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सिंगल इक्वल है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, लेकिन SQL के अंदर इक्वल जो है इक्वलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है नॉट इक्वल, जिसको आप हैश टैग मतलब यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। एक इक्वल साइन ये होता है सिंगल इक्वल, फिर इसके बाद नॉट इक्वल, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ग्रेटर देन, फिर हमारे पास है लेस देन, फिर हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके अलावा लेस देन इक्वल टू, ये हमारे पास डिफरेंट। और उसके बाद हमारे पास है ऑपरेटर है लाइक का, और फिर उसके बाद है हमारे पास बिटवीन, फिर उसके बाद एंड। तो ये हमारे पास कुछ, या फिर एंड और भी आप कह सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ जो है ऑपरेटर्स हैं और कुछ डाटा टाइप्स हैं। आई एम श्योर आपको इसके बारे में समझ लगी होगी कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं, कौन कौन सी डाटा टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं, फिर ऑपरेटर्स क्या हैं और उसको हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अब हम अपनी जो सिलेक्टेड डाटाबेस है जो कि हमने DB टेस्ट के नाम से क्रिएट की थी यूजिंग क्रिएट डाटाबेस, उसके बाद अब हम उसमें क्रिएट टेबल करेंगे और उसमें जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डाटा टाइप्स के बारे में डिटेल में देखा उनको यूज़ करते हुए हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों टेबल क्रिएट करने से पहले बल्कि मैं टेबल क्रिएट करने से पहले आपको सिखा दूँ कि अगर कोई डाटाबेस को आप ड्रॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है वो ड्रॉप यूज़ करते हैं। ड्रॉप डाटा बेस और ड्रॉप ही टेबल के लिए भी यूज़ होती है। तो क्रिएट डाटाबेस से हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं, ड्रॉप डाटाबेस से हम डाटाबेस को ड्रॉप करते हैं, क्रिएट टेबल से हम क्रिएट करते हैं टेबल को, और ड्रॉप टेबल की मदद से हम उस टेबल को ड्रॉप करते हैं। तो इस वक्त हमारा जो DB टेस्ट डाटाबेस है वो सिलेक्टेड है। हर एनीवेज मैं इसको रिमूव करता हूँ इस तरीके से। ये हमने लिखा ड्रॉप डाटाबेस और DB टेस्ट और सेमीकोलन और गो पे क्लिक किया और हमारी डाटाबेस जो है वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर अब इसको सर्च करूँ तो आप देख सकते हैं मैंने DB टेस्ट लिखा लेकिन वो DB टेस्ट यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो अब हम दोबारा इसको क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट डाटाबेस DB टेस्ट और सेमीकोलन और गो। तो दोस्तों दोबारा हमने क्रिएट कर लिया। अब हमें सिलेक्ट करने के लिए डेफिनेटली यहाँ से इसको यूज़ करना पड़ेगा GUI को, क्योंकि हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो सिलेक्ट नहीं कर रहा इसमें। लेकिन अगर आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर जैसे SQL Pro या MySQL वर्कबेंच यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये इसको सिलेक्ट कर लेता है। अब आप चाहें तो यहाँ से भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम क्रिएट करेंगे SQL कमांड को यूज़ करते हुए, तो ताकि आपको समझ लग सके कि कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, फिर जो भी हमने स्पेस देकर जो भी टेबल नेम देना चाहें, जैसे मैं यूज़र्स का टेबल क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा यूज़र्स।
फिर एक स्पेस और देंगे और उसके बाद अच्छा स्पेस इसमें कोई इतना मैटर नहीं करती। और दूसरा जो है माई एसक्यूएल जो है केस इनसेंसिटिव है, मतलब मैंने क्रिएट टेबल अगर आप गौर करें तो कैपिटल लेटर्स में लिखा है, आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं। लेकिन जो एसक्यूएल की रिकमेंडेड फॉर्मेट है और जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कि जो डेटाबेस की जो क्यूरी है, जो उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज है, उसको आप कैपिटल लेटर्स में लिखें और जो आप यूज़र नेम डिफाइंड चीज़ें हैं उनको आप स्मॉल लेटर्स में लिखें। तो यहाँ पर इसलिए मैंने क्रिएट टेबल को कैपिटल में और यूज़र को स्मॉल लेटर्स में लिखा है। तो इसके बाद आप ब्रैकेट्स लगाएंगे, जो छोटी ब्रैकेट्स जिसको कहा जाता है या ब्रेसेस कहा जाता है, और इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे। अब हम यहाँ पर मल्टी लाइन्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा आईडी, मतलब हर टेबल की एक आईडी, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं उसको आईडी लिखूंगा, फिर एक स्पेस दूंगा और फिर उसको डाटा टाइप डिफाइन करूंगा इंट। मैंने कहा ये जी इंट डाटा टाइप है और इसकी लेंथ में ब्रैकेट के अंदर फिर दोबारा से एक ब्रैकेट लगाकर उसके अंदर मैं इसको कहता हूँ 11 करेक्टर तक इसकी लेंथ है। फिर उसके बाद मैं इसको बताता हूँ कि अगर ये हमारी प्राइमरी की है या ये हमारी फॉरेन की है, जो भी है, तो प्राइमरी और फॉरेन की के बारे में सिर्फ इतना जान लीजिए अभी जो आपके लिए सूटेबल होगा कि जो प्राइमरी की होती है वो यूनिक की होती है और वो उसका मतलब होता है कि उसकी बेस पर हम सर्च कर सकते हैं रिकॉर्ड को और हमें श्योर होता है कि वो जो प्राइमरी की है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। और जो आपकी डेटाबेस की इंडेक्स है वो भी मोस्ट ऑफनली प्राइमरी की पर ही बनती है। तो यहाँ पर हम स्पेस देंगे और इसके बाद इसको लिखेंगे प्राइमरी की और इसके बाद एक और स्पेस देकर हम यहाँ पर लिख देंगे ऑटो इंक्रीमेंट। अब ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, हमें इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये कॉलम ऐसा कॉलम है जिसकी इंफॉर्मेशन हमें कहीं से भी एसक्यूएल में इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा कि प्रीवियसली क्या वैल्यू है इसमें, उसमें एक प्लस करेगा और उसको ऐड कर देगा। तो यहाँ पर मैं दूंगा कॉमा, ये मतलब एक कॉलम हमने इंसर्ट कर लिया। अब दूसरा हम टाइप करेंगे, सपोज मैं यूज़र नेम रख देता हूँ और अब इसकी डाटा टाइप यूज़र नेम बेसिकली अल्फ़ा न्यूमेरिक्स होता है, इसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, करैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा varchar और इसके बाद इसकी लेंथ हम 50 से लेकर 255 जितने भी करैक्टर्स हैं वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पर 255 लिखता हूँ। फिर इसके बाद अब यूज़र नेम हम हमेशा अगर हम एक लॉगिन सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें जो यूज़र नेम होता है वो यूनिक होता है, दो यूज़र्स के सेम यूज़र नेम नहीं हो सकते। तो यहाँ पर मैं इसको दे दूँगा यूनिक। फिर इसके बाद मैं इसको बता देता हूँ कि नॉट नल, मतलब ये जो वैल्यू है ये नल नहीं हो सकती, कोई ना कोई इसमें वैल्यू ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ ईमेल और ईमेल को भी मैं varchar 255 दे देता हूँ, सॉरी, और इसको भी यूनिक कर देते हैं क्योंकि एक यूज़र का एक ही ईमेल एंटर हो सकता है। और फिर इसको भी नॉट नल कर देते हैं। अब आप गौर कीजिए मैं जितने भी रिजर्व्ड वर्ड्स हैं एसक्यूएल के वो कैपिटल में लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास आती है फील्ड पासवर्ड की, तो पासवर्ड भी varchar ही हम रखेंगे और 255 दे देंगे और ये भी नॉट नल होगा। इसको यूनिक करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो पासवर्ड होता है वो हो सकता है दो यूज़र्स ने सेम रखा हो, लेकिन चूंकि हम इससे पासवर्ड मोस्टली हैश करके सेव करते हैं तो वो सेम भी हो सकता है। तो डेट क्रिएटेड, और दूसरी ये रीज़न होगी अगर हम पासवर्ड को यूनिक रखेंगे तो उसको एरर आएगा कि दिस पासवर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो वो उसको पता चल जाएगा किसी यूज़र ने ये पासवर्ड ऑलरेडी रखा हुआ है। तो इसकी हमें इसलिए हम यहाँ पर इसको यूनिक नहीं रखेंगे। तो डेट क्रिएटेड इसको हम दे देंगे टाइम स्टैम्प। तो दोस्तों ये हमारे पास है स्ट्रक्चर, और अगर मैं इसको फॉर्मेट पे क्लिक करूँ तो ये इसका फॉर्मेट क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो जो मैंने पासवर्ड लिखा है इसको मुझे स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है, कैपिटल में नहीं लिखना। ये एक पासवर्ड रिजर्व वर्ड भी है इसमें, तो इस वजह से वो इसको हाईलाइट कर रहा है। बाकी हमारे पास varchar ठीक लिखा हुआ है, 255 है, कह रहा है नियर 255, स्पेलिंग varchar के स्पेलिंग आई थिंक ठीक हो गया। अब मैं इसको गो पे क्लिक करूंगा, ये हमारे पास गो का बटन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माई एसक्यूएल रिटर्न एन एम्प्टी फुल सेट और यहाँ पर टिक का निशान, तो हमारी एसक्यूएल की क्यूरी जो है सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब अगर मैं डेटाबेस डीबी टेस्ट पे क्लिक करूँगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यूज़र्स का टेबल सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। तो इस तरीके से हम क्रिएट कमांड को यूज़ करते हुए क्रिएट टेबल को यूज़ करते हुए टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। और फिर PHP माई एडमिन के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, ब्राउज कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, इसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट भी कर सकते हैं, इसको एम्प्टी और ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको ड्रॉप करके देखते हैं। तो ड्रॉप करने का तरीका इसका ये है कि सिंपली आपने लिखना है ड्रॉप टेबल
और उसके बाद उसका नाम, तो यूज़र्स का टेबल है, तो ये मैंने इसको गो पे क्लिक किया और हमारा जो टेबल है वो सॉरी डेटाबेस में से हमें डीबी टेस्ट को सिलेक्ट करना है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर डीबी टेबल हमारा डिलीट हो चुका है। तो दोबारा से क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ अब GUI। तो यहाँ पर मैं यूज़र्स लिखूंगा और 5 इसके कॉलम मतलब ID, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड और डेट क्रिएटेड। तो मैं गो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास इंटरफेस आ गया। मैं यहाँ पर ID इंटीजर 11 करेक्टर, ये देख सकते हैं मैं GUI को यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पर ये इंडेक्स है प्राइमरी की है, तो ये ऑटोमेटिकली हमें बता रहा है इसका इंडेक्स भी क्रिएट होगा और इंडेक्स चॉइस जो है वो प्राइमरी है और इंट है, इसका लेंथ जो है 11 है। गो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास प्राइमरी की बन गई, लेकिन साथ ही हमें इसको ऑटो इंक्रीमेंट भी करना है। उसके बाद हमारे पास आता है नेम या यूज़र नेम कह देते हैं और इसकी डाटा टाइप वार4 हमने यहाँ पर अब लिस्ट पे देख सकते हैं काफ़ी सारी डाटा टाइप्स हैं। ये डेट टाइम की हैं, ये स्ट्रिंग्स की हैं, यहाँ पर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की थी। तो वार4 और इसकी लेंथ 255 और इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा इधर हम इसको यूनिक कर देते हैं। ये प्राइमरी की नहीं होगी और यहाँ पर इसका इंडेक्स नेम जो देना चाहें ताकि जब आप इंडेक्स को एक्सेस करना चाहें तो इस नाम से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ यूज़र नेम और इसकी लेंथ जो है वो 255 है। गो करेंगे, फिर इसी तरीके से इसी की डुप्लीकेट ईमेल होगी, वो भी वार4 होगी, 255 होगी। अब आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को यहाँ मिलेगा यूनिक के बाद हम इसको जब यूनिक सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि एक ऑलरेडी इंडेक्स एग्जिस्ट है तो उसको क्रिएट सिंगल कॉलम इंडेक्स, मतलब उसी को क्रिएट करना है सेपरेटली या उसके साथ कंपोजिट इंडेक्स करना है। तो हम इसको सिंगल ही कहेंगे और इसका नाम रखेंगे ईमेल और इसके करैक्टर भी 255। तो गो पे क्लिक कर देंगे तो ये भी हमारे पास क्रिएट हो गया। इसके बाद पासवर्ड है वार4, इसको भी रखेंगे और 255 और इसके बाद इसमें और कोई चीज़ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉट नल को जरूर सेलेक्ट कर दीजिए कि अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये नॉट नल होगा, अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये नल होगा। फिर उसके बाद डेट क्रिएटेड, ये हमारे पास हम टाइम स्टैम्प रखेंगे, टाइम स्टैम्प, और यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट है वो करंट टाइम स्टैम्प होगा। जो भी जिस जैसे ही रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा तो उस पर वो करंट टाइम सिलेक्ट होगा। अब हम करते हैं प्रीव्यू SQL को। तो दोस्तों ये हमारे पास इसकी SQL कमांड जो है वो जनरेट हो चुकी है। इसको आप लर्न कर सकते हैं कि किस तरीके से, जैसे मैंने पहले क्रिएट टेबल कमांड यूज़ की थी सेम उसी तरीके से विद लिटिल बिट मॉडिफिकेशन के यहाँ पर वो डायरेक्टली dbtest.users यूज़ कर रहा है। ये भी एक तरीका होता है क्रिएट करने का टेबल, ताकि कंफर्म हो कि किस डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो रहा है। सपोज आपने सेलेक्ट कोई और डेटाबेस की हुई है और उसमें आप गलती से कोई और सेलेक्ट कर लिया, लेकिन आपने टेबल जो है वो dbtest में क्रिएट करना है, तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आप उसके स्टार्ट में उस डेटाबेस का नाम लिखें। तो बेशक फिर आप जिस भी डेटाबेस में होंगे वो टेबल जो है उस डेटाबेस में क्रिएट होगा जो नाम आप यहाँ पर देंगे। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए अपने पास। क्लोज किया, सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमारा जो टेबल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से अब हमने इस टेबल को क्रिएट कर लिया और उसके बाद हमने सीखा कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस को, कैसे उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कैसे हम टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम उनको ड्रॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने इस पार्ट 1 को, इस क्रैश कोर्स के पार्ट 1 को ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट पार्ट में हम डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम सिलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट वगैरह के कॉलम्स को हम कैसे ऑल्टर कर सकते हैं, कैसे हम कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं, कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं न्यू रिकॉर्ड, कैसे हम रिकॉर्ड को प्रोसेस कर सकते हैं यूजिंग सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में अबाउट दिस सेम क्रैश कोर्स, और उसमें हम मोर डिटेल यानी डाटा मैनिपुलेशन के बारे में सीखेंगे। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।